साथियों नमस्कार, मैं पवन सैनी। आज फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिनका कल्चर बेशक पंजाबी है, लेकिन एक ऐसी पहचान जो राजस्थानी भाषा में पहचान रखते हैं। और आपका एक डायलॉग है, आपने मुझे बताया नहीं, फिर भी मैं बता दूं कि मैं छोड़ो 56 साल को। बड़े ही हास्य कलाकार हंसमुख रूप सिंह जी राजपुरी। मैंने आते ही इनके डायलॉग की क्यों शुरुआत की। आजकल अक्सर देखा जाता है, मैंने 2-3 दिन पहले बस में एक बुजुर्ग से सुना कि सारे बस में सबके चेहरे देखो, जिन जिन के चेहरे देखे सबके चेहरे उदास थे। वो ताऊ जी बोले कि 10-12 साल पहले सबके चेहरे हंसते खिलखिलाते रहते, सारे लोग अक्सर बातें करते रहते। तो आदमी क्या पता कहाँ उलझा पड़ा है। इसी उलझन को दूर करने के लिए एक कवि का रोल होता है, एक हास्य कवि का रोल रहता है कि इंसान तनाव मुक्त रहे। जिंदगी में तनाव है तो कहीं ना कहीं एलोपैथिक अंग्रेजी दवाई की तरह एक कवि, एक हास्य कवि उस तनाव को दबा देता है। दुनिया में कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि आपके तनाव को, आपके डिप्रेशन को दूर कर दे। हो सके वो अपने इफेक्ट की वजह से आदमी को सुला जरूर सकती है, हंसा नहीं सकती दुनिया की कोई भी दवा। तो मैं एक ऐसी दवा के डॉक्टर से मिलाने जा रहा हूं जो डिप्रेशन में आदमी कितना भी तनाव में हो, उनको सुन लेता है तो अक्सर बंदा अपने दुख भूल जाता है, अपने गम भूल जाता है। मैं एक ऐसी ही शख्सियत जो राजस्थानी भाषा को, राजस्थानी जो मातृभाषा है उनको राजस्थान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में आगे ले जाने का प्रयास किया। इनका अक्सर प्रयास भी रहता है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता भी मिले, और ये प्रयास जरूर सफल होगा। तो मैं आज ऐसी एक शख्सियत रूप सिंह जी राजपुरी, उनसे मिलवाऊंगा कि आपके अंदर पंजाबी कल्चर के होते हुए आपके अंदर ऐसी क्या टेस्ट थी कि आप राजस्थानी की तरफ आ गए। धन्यवाद पवन जी, आपने मेरे से बात करना उचित समझा। राजस्थानी पंजाबी कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हनुमानगढ़ जिले में पंजाबी लोग राजस्थानी भी समझते हैं और राजस्थानी पंजाबी को बढ़िया समझते हैं। अपना तो मिला जुला कल्चर है यहाँ का। लेकिन जैसे मैंने आपकी बातचीत में पहले बताया कि भी राजस्थानी बड़ी समृद्ध भाषा है। 30,000 ग्रंथ अभी अनछपे पड़े हैं यहाँ, और 15 करोड़ लोग दुनिया में राजस्थानी भाषा को बोलते हैं। तो इस भाषा में जब उतरते हैं ना, तब बड़ा आनंद आता है। बरसात के पर्यायवाची शब्द जब ढूंढने लग जाएं तो हिंदी में 5, 7, 10 मिलेंगे, अंग्रेजी में सिर्फ एक मिलता है, रेन। लेकिन राजस्थानी में 200 पर्यायवाची शब्द हैं वर्षा के, बरसात के 200। हर समय की अलग अलग बरसात, उनके अलग अलग नाम। इसी प्रकार लाठी, लाठी शब्द है तो लाठी में हिंदी में देखेंगे 2, 4, 5 मिलेंगे, अंग्रेजी में एक मिलेगा, स्टिक। लेकिन 60 नाम तो मेरे पास लिखे हुए हैं लाठी के, राजस्थान में जो बोले जाते हैं। भैंस, भैंस बुफेलो एक अंग्रेजी में, 2, 4 से ज्यादा अपनी हिंदी में नहीं ढूंढ पाएंगे। 25-30 नाम तो राजस्थानी में भैंस के ही हैं। तो इतनी बड़ी विशाल भाषा है, तो इस भाषा को बोलने में आनंद आता है। मैं कोई मेरी अपनी मातृभाषा को छोटा नहीं मानता, मैं मेरी मातृभाषा का कोई गद्दार नहीं हूं, लेकिन भाषाएं जितनी भी सीख ली जाए उतना ही अच्छा। तो इसलिए मैंने कोशिश करके राजस्थानी भाषा सीखी और इसी में फिर मैं साहित्य सृजन करने लग गया, और आज एक पहचान बन गई। दुनिया में कई देशों में मुझे बुलाया गया, तो मैं वहां भी कविता पाठ करने के लिए, राजस्थानी कविता पाठ करने के लिए गया हूं। अपने देश के लगभग सभी बड़े जो शहर हैं, जहां जहां मारवाड़ी राजस्थानी लोग रहते हैं, तो वो होली दिवाली पर कवि सम्मेलन करते हैं। इसलिए राजस्थान के लोगों को बुलाते हैं कि भी हमारी जो नई पीढ़ियां हैं, वो जो राजस्थान आए नहीं उनके बच्चे, तो उनको राजस्थानी शब्दों से और से परिचय करवाया जाए। राजस्थानी लोग जो कभी आएंगे उनके पास बात थोड़ी अलग प्रकार की होती है, तो हम लोगों को होटल में नहीं रहने देते, वो सेठ लोग जो है अपने अपने घरों में ले जाते हैं, ताकि आज हमारे बच्चों से आप राजस्थानी में बात करो जी, ये तो बोलते जा रहे। तो इस प्रकार से राजस्थानी ने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक हास्य कलाकार, एक कवि उनके ऊपर टॉनिक की तरह काम करता है। नेचुरल है सब कुछ, ना कोई डोज दी जाती। ऐसी क्या डोज होती है इनमें?
एक कवि में ऐसी क्या डोज है कि वो उसके तनाव को भी दूर कर दे। आज बंदा जाते टाइम कवि सम्मेलन में दुखी सा होता है, आते टाइम गुनगुनाते रहता है। मैं कविता एक बोला करता था अब तो उसका मायना बदल गया कि हंसी मजाक मस्खरी ठट्ठा मिलते अगर बाजारों में, ये जो मजाक और मस्खरी और ये हंसी है ना, मिलते अगर बाजारों में तो नोटबंदी के दिनों के जैसे लगते लोग कतारों में। दुकानों पर अगर ये हंसी बिकती ना तो सबसे ज्यादा ग्राहक किसी के होते, क्योंकि सबको जरूरत है इसकी। आज हर कोई टेंशन में है, 2 साल का बच्चा भी टेंशन में है, वो दूर पड़ा फोन देखता रहता है कि मैं कब उस तक पहुंचूं, कब उसको देखूं, और वहां तक वो जा नहीं पाता तो टेंशन ग्रस्त हो जाता है। हर आदमी, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो गरीब है, चाहे दिहाड़ीदार है, चाहे धनाढ्य सेठ है, सब के सब टेंशन में रहते हैं, और उस टेंशन को सिर्फ कविता ही दूर करती है। हास्य की जो कविता है वो टेंशन दूर करती है। मैंने एक बड़ी पुलिस अधिकारी हमारे जिले में रही, तो मैंने उनको मेरी एक किताब भेंट करी, और वो बाद में कई साल बाद में उनका फोन आया कि जी मैं जब भी टेंशन में होती हूँ तो मैं आपकी किताब सिरहाने रखती हूँ, और वो किताब के 2 पन्ने पढ़ लेती तो मेरी टेंशन दूर हो जाती है, मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से जो हंसी मजाक की कविताएं हैं वो आदमियों की टेंशन दूर करती हैं। टेंशन ग्रस्त हर कोई है, और सबका इलाज यही है। अगर किसी के बीमार आदमी के होठों पर मुस्कान आ गई कविता सुन के, लतीफा सुन करके, तो ये समझेंगे कि रोते को हंसाना कितना बड़ा पुण्य का काम है। अगर वो ठाका मार के हंसा, अगर हंसते हंसते पेट पकड़ लिया या आंखों में से पानी आ गया, तो डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि इससे कई बीमारियां एक साथ ही सही हो जाती है। तो हंसना तो एक दुर्लभ वस्तु है, और हम लोग हंसा रहे हैं, अच्छी बात है। ये हम भी मानते हैं कि भी हम एक समाज का बढ़िया काम कर रहे हैं। आप एक शिक्षक रहे हैं, कवि रहे हैं, हास्य कवि रहे हैं। मैं आपसे ये जानूंगा, जो आप यूथ देखता है, यूथ आज के टाइम में डिप्रेशन से दूर रहने के लिए, तनाव से दूर रहने के लिए, बच्चे अक्सर पढ़ते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोई अगर किसी को रोजगार नहीं मिलता तो वो टेंशन में आ जाते हैं। तो आज से मैं बताऊं, ज्यादा नहीं, 20 साल पहले कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हुआ करते थे। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर थे सारे के सारे धर्म गुरु हुआ करते थे। और आज से 20 साल पहले शायद तक सुसाइड रेशो बहुत कम था, और आज के टाइम में सुसाइड रेशो इतना बढ़ गया। मोटिवेशनल स्पीकर अपना बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं यानी सिखाने के नाम पे। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आज का बच्चा तनाव से दूर कैसे रहे, कैसे आपसे जुड़े, वो भी आपकी तरह अगर कोई कविता करना चाहे, हास्य कवि बनना चाहे, क्योंकि कभी आप भी बच्चे थे, आपने भी आपके मन में जुनून आया होगा, तो आपको कितना सुकून मिलता हुआ था कि हास्य पढ़ते हुए, हास्य लिखते हुए, कवि जो कविताएं लिखते हुए। पवन जी, यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में, क्योंकि वहां युवा बच्चे होते हैं, 18 साल से बड़े बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए कंसेप्ट रखा जाता है तनाव मुक्ति शिविर। 7 दिन के लिए एक कैंप लगाया जाता है, ताकि वो बच्चे कोई हस्तकला सीख लें, बिजी रहे और कोई काम करें, खाना बनाना सीखे, कोई मूर्ति बनाना सीखे, काष्ठकला का काम सीखे। तो अंतिम दिन जिस दिन समापन होता है उस दिन मुझे लोग बुलाते हैं, बुकिंग रहती है अपने यहाँ, तो मुझे बुलाते हैं कि जी आप तनाव मुक्त करिए इनको हास्य के माध्यम से। तो मैं उनको मेरी कविताएं और लतीफे इत्यादि सुनाता रहता हूं, तो वहां महसूस होता है कि निश्चित रूप से ये बच्चे जो है ना तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि उनके अपेक्षाएं बड़ी कर लेते हैं घर वाले कि तू इतने नंबर लेके आएगा, इतने नहीं आए तो फिर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो बच्चे उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, तनावग्रस्त हो जाते हैं। हम बड़ा दुख होता है जब सुनते हैं कि भी कहीं बाहर शहर में कोचिंग ले रहा था बच्चा और पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली, तो बड़ा दुख होता है। कहीं ना कहीं समाज का दोष है इसमें, अध्यापकों का दोष नहीं कहेंगे, हम समाज का है। उनके घर वाले जो अपेक्षाएं रखते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो मैं उन बच्चों को ये सलाह देता हूं कि हमेशा आप लोग ज्यादा पढ़िए। आजकल मोबाइल का चलन ज्यादा हो गया, और मोबाइल को देखने से तो तनाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मैं तो ये मानता हूं। उसमें क्योंकि ज्ञान की बात कम इस्तेमाल होती है, और अनावश्यक जो चीजें हैं उसमें उनकी तरफ बच्चे ज्यादा ध्यान देने लग जाते, पढ़ाई से पिछड़ जाते। उनको अध्ययनशील बनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों में ज्ञान बहुत है, किताबें अगर वो पढ़ेंगे तो तनावग्रस्त भी नहीं रहेंगे और तरोताजा होंगे, ज्ञान का भंडार भी उनका बड़ा होगा, और जो ज्ञान की पोटली है वो निश्चित रूप से भारी बनेगी। और पढ़ना आजकल के बच्चों ने छोड़ दिया। हम जब अध्यापक थे तब हमारे ऑफिस में ये लिखा रहता था, 1 पीरियड पढ़ाना है, 1 घंटा पढ़ाना है तो 4 घंटे पढ़ना है।
पहले पूरी तैयारी करके जाते थे। तो आजकल बच्चे किताब लेके ही नहीं जाते, कोई टेप रिकॉर्ड ले जाता है, कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेता है अपने गुरुजी का लेक्चर और घर आकर के बस उसको छोड़ देते हैं, उस पर मनन और चिंतन नहीं करते। तो मैं बच्चों से जो बच्चों से यही कहूंगा, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते रहें, गुरुजनों से ज्यादा ज्ञान लेने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा अध्ययनशील रहें, किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें, देश के साथ जुड़े रहेंगे। अखबार पढ़ने से देश दुनिया में क्या हो रहा है उनको ताजा करंट चीजें उसमें से मिलेंगी। और किताबें मैं ये कहूंगा, पुराने लेखक जो हैं उनकी किताबें पढ़िए, नए लेखक बहुत नई चीजें लिख रहे हैं, हमारी पीढ़ी से भी जो बाद के हैं, कमाल का उनका दृष्टिकोण है, उसे अपनाएं तो निश्चित रूप से बच्चे तनाव से मुक्त होंगे। आज आपने एक शख्सियत रूप सिंह जी राजपुरी को सुना। हम अपनी अगली कड़ी में एक नई शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और रूप सिंह जी की जितनी भी रचनाएं हैं हम आगे के शो में आपको केवल रचनाएं दिखाएंगे। आज इन्होंने बताया कि हास्य कवि क्यों जरूरी है। आज आगे के वीडियो में इनकी स्पेशल कविताएं, पूरे वीडियो में कविताएं सुनने को मिलेगी, ठहाके देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।